अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू campus.pk। कैसे हैं जी आप लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। और आज हमने बच्चों नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है जिसका नाम नेक्स्ट यूनिट से है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। ठीक है, वालेकुम अस्सलाम जी। तमाम बच्चों को वालेकुम अस्सलाम जिन बच्चों ने सलाम किया है। लें स्टूडेंट्स, कल आप लोगों का टेस्ट हुआ, फिर एफएलपी आसान ही था, मेरा ख्याल है ज़्यादा मुश्किल नहीं था। पहले मेरे साथ ज़रा मार्क्स शेयर करें, कितने कितने मार्क्स आप लोगों ने कल के एफएलपी के टेस्ट में गेन किए हैं। हाँ जी, जल्दी से शेयर करें बच्चों, कितने कितने मार्क्स लिए हैं बच्चों आप लोगों ने, ताकि मुझे पता चले कि मेरे बच्चे कितने जो है ना वो सियाने हैं और कितने ज़्यादा पढ़ाकू हैं। हाँ जी, बीबा के 29, बाकी बच्चे भी शेयर करें जल्दी से। ट्वेंटी थ्री शराज साहब सलाम कर रहे हैं, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी 23 और शकीला ने सलाम किया जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, बाकी बच्चे भी बता दें ज़रा जल्दी जल्दी अपने अपने मार्क्स, ताकि थोड़ा सा मुझे आइडिया हो जाए कितनी तैयारी कर रहे हैं आप लोग और कितनी तैयारी नहीं कर रहे हैं। हाँ जी, मैं एक चीज़ देख रहा हूँ कि अभी भी आप लोग जो है ना उस लाइन पे नहीं आ रहे जिस लाइन पे आप लोगों को आना चाहिए। मीन सबके जो है ना वो 29, 28, 30 ही होने चाहिए। ये अलार्मिंग सिचुएशन है। ठीक है, अगर तो इतने मार्क्स आपके ये टॉपिक वाइज या चैप्टर वाइज टेस्टों में नहीं आ रहे तो ओवरऑल आपके एंट्री टेस्ट में फिर ज़्यादा जो है ना वो अच्छे स्कोर नहीं आएंगे, अगर आप लोग अभी से अच्छी तैयारी नहीं होंगी। ठीक है, हम पढ़ाकू नहीं हैं बेटे, पढ़ाकू नहीं है तो फिर एंट्री टेस्ट की तैयारी क्यों कर रहे हैं? एंट्री टेस्ट के लिए पढ़ाकू होना पड़ता है। ठीक है, यू हैव टू बी पढ़ाकू। क्यों बच्चों? यू हैव टू बी पढ़ाकू। अगर आप पढ़ाकू नहीं होंगे तो काम गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए पढ़ाकू हो जाए। ठीक है ना बच्चों? चलें बच्चों, आज हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। बच्चों प्लांट्स के अंदर जो ट्रांसपोर्ट है ना वो दो हिस्सों पे मुश्तमिल है। एक है वाटर प्लस डिज़ोल्व्ड मिनरल्स जो होते हैं उनकी ट्रांसपोर्ट, और दूसरी होती है खुराक यानी फूड की ट्रांसपोर्ट। पहले हमने स्टार्ट करनी है वाटर की। वाटर की जो ट्रांसपोर्ट है प्लांट्स के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट्स के तमाम सेल्स को वाटर चाहिए होता है। क्यों चाहिए होता है सबको पता है, टर्गर प्रेशर के लिए और दूसरे कामों के लिए वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फोटोसिंथेसिस के लिए है। अब वाटर ट्रांसपोर्ट बच्चों दो स्टेप्स के अंदर होता है। ठीक है, एफएलपी डिस्कशन। बेटे मेरा नहीं ख्याल एफएलपी में कोई क्वेश्चन पूछने वाला है। ठीक है, आज एफएलपी डिस्कशन का दिन है। आज फिर वही हुआ जो उस दिन हुआ था। है क्यों भाई? चले पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद एफएलपी डिस्कस कर लेंगे, क्या ख्याल है? ठीक है, पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं और उसके बाद डिस्कस कर लेंगे, क्या ख्याल है? अच्छा ख्याल है। हाफ लेक्चर में पढ़ लेते हैं, बाकी हाफ लेक्चर में डिस्कस कर लें। ठीक है, हाँ जी ठीक है ना बच्चों। चलो बच्चों, आज हमने सबसे पहले पढ़ना है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। दो चीज़ें आपको मैंने बताई। पहली चीज़ है ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर
एंड मिनरल्स। और दूसरी चीज़ होती है बच्चों ट्रांसपोर्ट, या फिर ट्रांसपोर्ट को ही ट्रांसलोकेशन कहते हैं, ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड। तो आज हमने पहले स्टार्ट करना है जी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ये प्लांट की पहली इंपॉर्टेंट ट्रांसपोर्ट है, ये समझेंगे तो आपको बाद की बातें भी समझ आना स्टार्ट हो जाएंगी। सो बच्चों ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स को समझने के लिए आपके पास ये एक प्लांट है, ये एक प्लांट है, समझे, ये एक बहुत बड़ा एक दरख्त है। इस दरख्त के नीचे ये इसकी जड़ें हैं, ठीक है। इस प्लांट के अंदर बच्चों, प्लांट्स के अंदर वाटर और मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट की दो स्टेजेस होती हैं, दो मराहिल होते हैं। पहले वाटर ज़मीन में से अब्जॉर्ब होकर रूट में दाखिल होता है, और उसके बाद रूट में दाखिल होने के बाद ये रूट से पूरे प्लांट की बॉडी के अंदर ट्रांसपोर्ट होता है। सो दो स्टेजेस हैं। इस वक्त पानी कहाँ पर है? ज़मीन में। आप ज़मीन पे पानी जो देते हैं, या बारिश होने से जो ज़मीन में पानी जाता है, ये सारा पानी ज़मीन में है। इस वक्त सारा पानी ज़मीन में है, और यह पानी डायरेक्ट पत्तों तक नहीं पहुंचेगा, पहले इसको अब्जॉर्ब होना पड़ेगा रूट के जाइलम तक, और फिर रूट के अंदर मौजूद जाइलम इस पानी को पूरे प्लांट में पहुंचा देगा। सो समझ आई बच्चों, दो स्टेजेस के अंदर ये ट्रांसपोर्ट होनी है। पहली स्टेज है अपटेक ऑफ वाटर, और दूसरी स्टेज है एसेंट ऑफ सैप, ठीक है। सो पहली स्टेज क्या बच्चों? अपटेक, और दूसरी स्टेज है एसेंट, ठीक है। पहले अपटेक किया जाएगा पानी और साल्ट्स को, मिनरल्स को बाय द हेल्प ऑफ रूट्स, और उसके बाद रूट्स में आने के बाद इसको ऊपर वाले हिस्सों तक पहुंचा दिया जाएगा। इज इट क्लियर बच्चों? दो स्टेजेस हैं। सो हमने पहली स्टेज कौन सी पढ़नी है? अपटेक, अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, सो लिख लेते हैं अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। सो बच्चों पहले हम क्या स्टार्ट करेंगे? अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अब जो है मैं इसको मिटा रहा हूं ताकि आपको समझ आए कि हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। तो ये सारा एक आपको मैंने फ्लो समझाया कि हम लोग करेंगे क्या। अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। बच्चों इस अपटेक के अंदर तीन किस्म के पाथवेज इस्तेमाल होते हैं, यानी तीन तरह के पाथवेज के जरिए पानी अपटेक होगा और रूट की जाइलम तक पहुंचेगा। रूट की जाइलम तक पहुंचने के लिए उसको कौन कौन से सेल्स को क्रॉस करना पड़ेगा वो हम बनाते हैं, उसके बाद आपको सारी चीज समझ आ जाएगी। ये अगर एक क्रॉस सेक्शन है रूट का, ये क्रॉस सेक्शन है अगर रूट का, इस क्रॉस सेक्शन की आउटर मोस्ट जो लेयर है ये वाली, ये आपको पता है ना एपिडर्मल सेल्स पर मुश्तमिल होती है, इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। ये एपिडर्मिस की लेयर है एक, और इन्हीं में से कुछ एपिडर्मिस के सेल्स एक्सटेंड होकर रूट हेयर बना देते हैं। इसका मतलब रूट हेयर एक एपिडर्मल सेल है जो कि खिंच चुका है, लंबा हो चुका है। एक ये रूट हेयर है और एक ये रूट हेयर है। ये क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं आपको। क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि रूट का कुछ हिस्सा, अगर एक रूट है ऐसे, तो ये बाहर वाली जो लेयर है ये एपिडर्मिस है। सो ये इतना हिस्सा जो है ना आपको सेंटर तक ये जा रहा है, बिल्कुल जा रहा है, इतना हिस्सा आपको बड़ा करके दिखाया जा रहा है, ठीक है। उसके बाद अंदर वाली लेयर्स आती हैं, फिर अंदर वाली लेयर, फिर उससे अंदर, और सबसे सेंटर में आपको जाइलम और फ्लोएम मिलेंगे। सो इस हिस्से को मैं डब्बा बना रहा हूँ, ये हिस्सा आपको एचडी में दिखाया गया, ये क्रॉस सेक्शन का पार्ट है। ये रूट है ना ऐसे,
रूट को ऐसे कट किया तो ये वाला जो हिस्सा आपको लेयर वाइज जो नजर आ रहा है उसका इतना हिस्सा आपको बड़ा करके दिखाया। सो यहाँ पे आपको पता है रूट हेयर्स होते हैं, ऐसे रूट हेयर्स होते हैं आउटर मोस्ट लेयर की एपिडर्मिस सेल्स की एक्सटेंशंस में रूट हेयर्स शामिल है। ले जी, अब ये आउटर मोस्ट एपिडर्मिस समझ आ गई आपको, रूट हेयर समझ आ गए। रूट हेयर बच्चों आपके एपिडर्मिस सेल के ही एक्सटेंशन होते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लेयर आप सबको पता है कॉर्टेक्स आती है, ठीक है। चौड़े सेल्स होते हैं कॉर्टेक्स के, ये बच्चों कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, कॉर्टेक्स के सेल्स, यानी यहाँ पे जो सेकंड लेयर है वो कॉर्टेक्स के सेल्स की, ये कॉर्टेक्स के सेल्स हैं। ये लेयर थोड़ी सी चौड़ी होती है, दिस इज द लेयर ऑफ कॉर्टेक्स। ये पहली वाली क्या थी, एपिडर्मिस, और ये दूसरी वाली क्या है, कॉर्टेक्स। ये वाले सेल्स कॉर्टेक्स के सेल्स हैं। कॉर्टेक्स के सेल्स के बाद तीसरी लेयर बच्चों आती है एंडोडर्मिस की, एंडोडर्मिस, बल्कि इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर लें, कॉर्टेक्स की लेयर थोड़ी और चौड़ी कर लें। ये बच्चों कॉर्टेक्स की लेयर हो गई, बल्कि इसको थोड़ा सा और चौड़ा कर लें ताकि आपकी बुक के मुताबिक ये मैच हो जाए। ये सारे कॉर्टेक्स के सेल्स हैं, ठीक है। ये ज़्यादा बड़े हो गए, ये कॉर्टेक्स के सेल्स हैं। 4 लेयर्स मैंने आपके सेल्स की कॉर्टेक्स की बनाई, ये वाली। इसके बाद एंडोडर्मिस आती है बच्चों। एंडोडर्मिस बड़ी नाजुक सी, बड़ी ही प्यारी लेयर होती है सेल्स की, जो कि कॉर्टेक्स के बाद आती है। और इसकी खास बात अभी आपको बताऊंगा, इसकी खास बात क्या है। ये लेयर बच्चों एंडोडर्मिस की है। इसके बाद जाके कहीं आपका जाइलम आता है, इसके बाद जाके आपका वैस्कुलर बंडल आता है, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक पेरिसाइकल की लेयर भी आती है, वो भी एक सेल की बनी हुई लेयर है, उसको भी क्रॉस करना होता है। ये पेरिसाइकल की लेयर है, पेरिसाइकल। और उसके बाद ये वैस्कुलर बंडल जो कि ट्यूब लाइक होते हैं, ट्यूब लाइक। ये गोल सेल नहीं होते, ये लंबे सेल्स हैं। देखें क्या लंबे ही बना रहे हो ना मैं, ये लंबे लंबे सेल्स जो है ना, ये बच्चों ये ट्यूब लाइक सेल्स हैं। दीज आर द वैस्कुलर बंडल। इनमें से ये वाला जो पार्ट है, दिस इज द जाइलम सेल। ये जाइलम की ट्यूब्स हैं, ठीक है। जाइलम गोल सेल नहीं होते, जाइलम के सेल लंबे लंबे होते हैं। सो लंबे लंबे सेल ट्यूब की तरह मैंने आपको बना के दिखा दिए। इसका मतलब ये जो सेंटर में आपके सेल हैं वो इतनी दूर बाद, इसी तरह सेम यहाँ पे होगा, वो हम नहीं बना रहे। अब पानी यहाँ पे है, ये सारा जमीन सॉइल है, ये सारे सॉइल के पार्टिकल्स हैं, ठीक है। यहाँ पर पानी है H2O। अब H2O का टारगेट है कि वो जमीन से अपटेक होकर जाइलम तक पहुंच जाए। टारगेट पहले देख लें, फिर आपको अपटेक सारा समझ आ जाएगा, ठीक है। सर कॉर्टेक्स की वर्किंग क्या है? बटे कॉर्टेक्स मैंने बताया है कोई अभी वर्किंग तो मैंने बताई नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ ये बताया कि ये सेल्स प्रेजेंट हैं। रूट का स्ट्रक्चर समझा दिया कि ये अगर गोल सी रूट है, ये इसका क्रॉस सेक्शन है, इतना सा हिस्सा बड़ा करके देखा तो आउटर मोस्ट एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से निकले हुए रूट हेयर, उसके बाद कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स के बाद एंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल, फिर जाके वैस्कुलर बंडल आता है। यानी पानी को जाइलम तक पहुंचने के लिए ये सारे क्रॉस करने पड़ते हैं। इसमें क्रॉस करने के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होंगी, जो प्रोसेसेस इस्तेमाल होंगे, दैट विल बी नंबर 1 डिफ्यूजन, नंबर 2 फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ये डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस के लिए होगा, और पानी के लिए तो आप सबको पता है स्पेशल किस्म की ऑस्मोसिस होती है। पहली एक्सोस्मोसिस कहलाती है जब पानी सेल से निकलता है, और जब पानी सेल में एंटर होता है तो एंडोस्मोसिस कहलाती है। सम टाइम चीज़ें जो है ना वो ज़बरदस्ती ट्रांसपोर्ट करनी पड़ती हैं, उस वक़्त हम उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। इन प्रोसेसेस के ज़रिए ये वाटर और मिनरल्स ज़मीन से यहाँ तक पहुँचेंगे। पहला पाथवे जो रास्ता इस्तेमाल होगा, आप लोगों को कहीं पे जाना हो, शहर किसी में जाना हो, तो आप लोगों के पास चॉइस होती है। आप लोग मोटरवे से भी जा सकते हैं, आप लोग जीटी रोड से भी जा सकते हैं। समटाइम हम कहते हैं नहीं यार इस रोड से नहीं जाना, इसके आगे ना एक मसला है, यहाँ पे ना ब्लॉक हो जाता है, फिर वहां से आप मुड़ जाते हैं। सो पहला जो पाथवे है वो एपोप्लास्ट पाथवे है बच्चों।
एपोप्लास्ट पाथवे क्या होता है, इसमें वाटर जो है ना ये सेल वॉल टू सेल वॉल मूव करता है, सेल वॉल टू सेल वॉल मूव करता है और ये एंडोडर्मिस तक जा पाता है। बस इट इज द पाथवे ऑफ एडजेसेंट सेल वॉल्स। आप लोगों ने सेल वॉल के वर्ड को यहां पर हाईलाइट करना है। सेल के अंदर पानी एंटर नहीं होगा, सिर्फ सेल वॉल में जाएगा। ये देखें, पानी एंटर हुआ रूट हेयर में, रूट हेयर के अंदर नहीं गया, सेल वॉल में गया, सेल वॉल से कॉर्टेक्स की सेल वॉल में गया, अगली सेल वॉल में गया, अगली सेल वॉल में, सेल वॉल टू सेल वॉल बेटे पानी जा रहा है। ऐसे रास्ते को हम क्या नाम देते हैं, ऐसे रास्ते को बेटे हम नाम क्या देते हैं, एपोप्लास्ट, एट सेल वॉल टू सेल वॉल। तो तमाम लोग मैसेज करें, वाटर डज नॉट एंटर इनटू द सेल इन एपोप्लास्ट पाथवे। ये बड़ा मशहूर एमसीक्यू है कि वह कौन सा पाथवे जिसमें पानी सेल के अंदर एंटर नहीं होता, सिर्फ सेल वॉल में रहता है। सेल वॉल से अगली, आप सबको पता है ना, प्लांट सेल्स की सेल वॉल्स आपस में मिली होती हैं, ठीक है। तो ये सेल वॉल में पानी एंटर नहीं होगा। ये कब तक जाएगा, अप टू एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस तक ये जा पाएगा। ये कहां थी एंडोडर्मिस, मैं ज्यादा आगे ले गया, इधर तक जा पाएगा, बस इससे आगे नहीं जा सकता। क्यों? अब एंडोडर्मिस से आगे क्यों नहीं जा सकता बच्चों? एंडोडर्मिस की सेल वॉल में छोटी छोटी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं। स्ट्रिप कहते हैं पट्टी को। यह पट्टियां पानी का रास्ता रोक लेती हैं। अगर इसको मैं बड़ा करके बताऊं तो ये अगर दो एंडोडर्मिस के सेल्स हैं तो इसके यहां पे ना एक क्या लगी होगी, पट्टी लगी होगी। जब पानी यहां से मूव करके आएगा तो ये पट्टी इसको रोक लेगी। ये एरो लगा रहा हूं, ये पट्टी जो कैस्पेरियन स्ट्रिप है ये इसको रोक लेगी। इसका नाम ही कैस्पेरियन स्ट्रिप है। स्ट्रिप कहते हैं पट्टी को, कैस्पेरियन स्ट्रिप इसका रास्ता रोक लेती है। भी एमसीक्यू है। अप टू एंडोडर्मिस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो दो एमसीक्यूज बच्चों यहां पे क्लियर हुए कि पानी एंटर नहीं होगा एपोप्लास्ट पाथवे में, सेल के अंदर नहीं होगा, सेल वॉल में जाएगा। लेकिन एंडोडर्मिस की सेल वॉल के अंदर स्ट्रिप्स मौजूद होती हैं, उनका नाम है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। सो एंडोडर्मिस से आगे जाने के लिए वाटर को अपना रास्ता तब्दील करना पड़ेगा, नहीं करेगा तो ये मार खाएगा। अगर ये रास्ता तब्दील नहीं करेगा तो मार खाएगा। चलें चेक कर लेते हैं क्या होगा। दूसरा बच्चों पाथवे है सिम्प्लास्ट पाथवे। सिम्प्लास्ट पाथवे में वाटर सेल के अंदर एंटर हो जाएगा। यानी वाटर है ना ये सेल के अंदर, अगर यहां से मैं वाटर एंटर करवाऊं H2O, सेल के अंदर एंटर होगा, यहां से फिर अगले सेल में एंटर होगा विद द हेल्प ऑफ पोर, फिर अगले सेल में एंटर होगा विद द हेल्प ऑफ पोर। इन पोर्स के नाम प्लाज्मोडिस्माटा होते हैं, ठीक है। इस पोर के जरिए पानी जो है ना ये पहुंच जाएगा जैलम तक। सो इट इज द पाथवे ऑफ कनेक्टेड साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट कह लें, ठीक है, इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट कह लें। तो साइटोप्लाज्म जो है ना वो कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड या इंटरकनेक्टेड साइटोप्लाज्म ऑफ नेबरिंग, जो आसपास के सेल्स हैं उनका साइटोप्लाज्म आपस में कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है? विद द हेल्प ऑफ प्लाज्मोडिस्माटा। जो सुराख हैं, एक सुराख पानी को एक सेल से अगले सेल में ले जाता है। सो सेल वॉल में सुराख होते हैं जिनका नाम है जी प्लाज्मोडिस्माटा। तो अगला एमसीक्यू है कि वो कौन सा पाथवे जिसमें प्लाज्मोडिस्माटा है, जिसमें पानी साइटोप्लाज्म में चला जाता है, जिसमें जो क्या नाम है पानी है वो प्रोटोप्लाज्म में चला जाता है। सो बच्चों ये जो है ना सिम्प्लास्ट पाथवे है, ठीक है। सिम्प्लास्ट पाथवे के बाद तीसरा पाथवे एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो स्पेशल मिनरल्स वगैरह के लिए है, जो स्पेशल मिनरल्स वगैरह के लिए है, उसको हम वैक्यूलर पाथवे कहते हैं। वैक्यूलर पाथवे,
वैक्यूलर पाथवे बच्चों वैक्यूल टू वैक्यूल होता है, वैक्यूल टू वैक्यूल, वैक्यूल टू वैक्यूल। वैक्यूल टू वैक्यूल का मतलब क्या है कि अगर ये सेल का वैक्यूल है तो इस वैक्यूल से अगले सेल के वैक्यूल में। सो यहाँ पे ज्यादा मजीद क्लियर समझ आएगा। अगर ये एक सेल है, इसके साथ एक और सेल लगा हुआ है, ये इनका वैक्यूल है बड़ा सा, ये इसका वैक्यूल है। सो पानी आएगा वैक्यूल में, वैक्यूल से अगले वैक्यूल में, फिर तीसरे वैक्यूल में। सो वैक्यूल टू वैक्यूल ट्रांसपोर्ट होगी। और इसकी टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन भी होती है, आप सबको पता है। तो वो टोनोप्लास्ट मेम्ब्रेन इसमें हेल्प करती है। ये स्पेशल वाटर प्लस मिनरल्स का एक मैकेनिज्म है जो कि दोनों को इन्वॉल्व करता है अपने साथ। जो पानी सिंपलास्ट के जरिए आ रहा है और जो पानी एपोप्लास्ट के जरिए आ रहा है, ये दोनों क्रॉस कर जाता है, दोनों को क्रॉस कर जाता है। देखें, जो एपोप्लास्ट से पानी आ रहा था वो साइटोप्लाज्म तक रसाई हासिल नहीं कर पा रहा था। जो सिंपलास्ट से पानी आ रहा था वो सिर्फ साइटोप्लाज्म तक पहुंच पा रहा था, लेकिन यह पानी साइटोप्लाज्म तक भी आता है, सेल वॉल तक भी आता है, साइटोप्लाज्म तक भी आता है और फिर उसको क्रॉस करके वैक्यूल में चला जाता है। सो दोनों को क्रॉस कर देता है। ये जो मेम्ब्रेन है वैक्यूल की, दिस मेम्ब्रेन इज नोन एज टोनोप्लास्ट। तो लिखें, टोनोप्लास्ट इज द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल। उसके पास स्पेशल पंप्स होते हैं जो सोल्यूट को, मिनरल्स को जो है ना वो अब्सॉर्ब करते हैं, फिर पीछे पीछे ऑस्मोसिस के जरिए पानी आता है। जब एक सेल से पानी निकलता है तो वो एक्सोस्मोसिस होती है, जब दूसरे सेल में पानी दाखिल होता है तो वो एंडोस्मोसिस होती है। सो ऑस्मोसिस के जरिए पानी जो है ना वो वैक्यूलर पाथवे के जरिए मूव करता चला जाएगा। एक हमारा स्टेप क्लियर क्या हुआ कि हमने सक्सेसफुली पानी और मिनरल्स को जाइलम तक पहुंचा दिया, जाइलम तक पहुंचा दिया। ठीक है, बोर्ड ब्लर है सर, नहीं बेटे अपना नेट कनेक्शन चेक करें। ठीक है, सो ये क्या, दीज मटेरियल्स आर वाटर प्रूफ। बेटा किस मटेरियल की बात कर रहे हैं? किस मटेरियल की बात कर रहे हैं? अच्छा, सिबरिन और लिग्निन की बात हो रही है। ठीक है, ठीक है सर। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन क्या है बेटे? जो सबस्ट्रेट लेवल पर होती है उसे कहते हैं, जैसे ग्लूकोज की फॉस्फोरिलेशन होती है ना, तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनता है, उसे कहते हैं। कैस्पेरियन स्ट्रिप किसकी बनी होती है बेटे? आपके एक दोस्त ने कमेंट किया, लिग्निन की और सिबरिन की बनी होती है। वैसे ये आपके स्कोप का नहीं था। कॉर्टेक्स का काम ट्रांसपोर्ट है, वाटर को इधर से लेके आगे पहुंचा देना बस। ठीक है, बाकी इसके और जगहों पर कई काम होते हैं। ये फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल्स होते हैं। ठीक है, पानी को आगे पहुंचाने वाले सेल्स होते हैं। ठीक है, उसके अलावा सर आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रहे। दे तो दिया बेटे। ले बच्चों, इतना क्लियर हो गया है। अब हमने पानी को जाइलम से ऊपर पहुंचाना है। ठीक है, अब हमने पानी को जाइलम से ऊपर पहुंचा देना है। हाँ जी, किसको जवाब नहीं मिला था? सईदा को। बेटे आप कॉर्टेक्स का जवाब दे दिया। कॉर्टेक्स ना, जब हम बचपन में थे ना तब पढ़ते हुए थे कि कॉर्टेक्स जो है ये ब्रॉड लेयर होती है, पत्तों में भी होती है, स्टेम्स में भी होती है, ये फोटोसिंथेसिस भी कर रही होती है, पानी को आगे भी भेज रही होती है, इंटरमीडिएट भी है वाटर के लिए। सो बड़े काम कर रही है। ठीक है, अच्छा ये क्या है जी? एक्सर्जोनिक एंड एंडरजोनिक। एक केमिस्ट्री का सवाल पूछ रहे हैं। एक्सर्जोनिक जिसमें वो हीट की जो चेंज है वो नेगेटिव होती है और उसमें पॉजिटिव होती है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक वाली चीज़ें। बेटे केमिस्ट्री के सवाल हैं ये तो। पेरिसाइकिल इज द लेयर ऑफ सेल्स। बस इतनी सी बात याद रखें। ठीक है, हाँ जी, और कोई क्वेश्चन? सर कीमियोस्मोसिस टॉपिक में थे जी। बेटे बता दिया मैंने, कीमियोस्मोसिस टॉपिक में थे। मैंने कब कहा नहीं थे? सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन मैंने बताया। जिस तरह ग्लूकोज एक सबस्ट्रेट है एंजाइम का। अब ग्लूकोज में जब फॉस्फेट ऐड होता है तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन जाता है। ठीक है,
फिर फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में एक और फॉस्फेट ऐड होता है, तो फ्रुक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन जाता है। ये वो मेम्ब्रेन है जिसमें, ये वो फॉस्फोरिलेशन है जिसमें मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती, मेम्ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होती। इसको हम सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन कहते हैं। ठीक है। अच्छा, एक्सर्जेनिक और एंडोजेनिक टर्म्स, कीमियोस्मोसिस का, अच्छा ये वाली टर्म, हाँ तो वहां पर ही बच्चों रिएक्शन हो नहीं रहे थे, वहां पे भी रिएक्शन हो रहे थे। आप लोगों को पता तो है कि रेस्पिरेशन में एनर्जी जो है ना वो बनती है और वो बन के एटीपी की फॉर्म में स्टोर होती है। सो वो एनर्जी चेंज के लिहाज से एक्सर्जेनिक और एंडोजेनिक, ये किस बुक में लिखे हुए हैं बेटे? पंजाब टेक्स्ट में तो नहीं है, आपकी कौन सी बुक है? पेरिसाइकिल का फंक्शन, बेटे पेरिसाइकिल के कई फंक्शन होते हैं, नए सेल्स बनाते हैं, लेटरल जो ग्रोथ होती है रूट्स की वो पेरिसाइकिल से होती है, इससे नए मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटीज़ होती हैं, इससे ग्रोथ होती है, इससे नए सेल्स बनते हैं वगैरह वगैरह। ठीक है, फेडरल बुक में है। अच्छा, फेडरल बुक में है, ठीक है। अच्छा, आप बेटे आप में से कितने बच्चे फेडरल बुक पढ़ते हैं? हाँ जी, आप में से कितने बच्चे फेडरल पढ़ते हैं, जल्दी से बताएं। सर सबस्ट्रेट लेवल एटीपी फॉर्मेशन के साथ क्या एसोसिएटेड नहीं है? नहीं बेटे, एसोसिएटेड नहीं है। कीमियोस्मोसिस में मेम्ब्रेन्स लाजमी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, एसोसिएटेड सेंस में कह सकते हैं कि उसके स्टेप्स के अंदर पहले ये है फिर वो है, लेकिन जब कीमियोस्मोसिस हो रही है तो बीच में मेम्ब्रेन आनी है। ठीक है, देखा नहीं था जब कीमियोस्मोसिस क्लोरोप्लास्ट में हो रही थी तो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन थी, जब वो हो रही थी वहां पे क्या नाम है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया की अंदर वाली मेम्ब्रेन इन्वॉल्व थी, क्रिस्टा, सो उसमें मेम्ब्रेन इन्वॉल्व होती है, लाजमी, पक्की बात है। ठीक है। अच्छा, और कौन कौन फेडरल से है? मैं फेडरल बोर्ड से हैं। बेटे मैं बोथ का मतलब क्या, आपने दोनों बोर्ड्स पढ़े हुए हैं? मैं ये पूछ रहा हूं कि इसने एफएससी फेडरल बोर्ड से की है, दोबारा बताएं, जिसने बताया उसको छोड़ दें, दोबारा बताएं किसने एफएससी फेडरल बोर्ड से की है? आप में से किस किस बच्चे ने फेडरल बोर्ड से एफएससी की है? मैं और कौन मैं बेटे? हाँ जी, और मैं कौन है? चलें, तो आपको एक मजे की बात बताऊं, ग्लाइकोलाइसिस वाली फॉस्फोरिलेशन, यस वो सबस्ट्रेट लेवल है, उसमें कोई मेम्ब्रेन यूज नहीं होती, ग्लाइकोलाइसिस वाली मैंने की। ठीक है। चाचा आप लोगों को पता है ये जो एमडी कैट का जो टेस्ट होता है उसकी जो स्टेटमेंट्स हैं वो फेडरल के बजाय पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से ज्यादा आती हैं, डू यू नो और नॉट? जल्दी से बताएं। जो एमडी कैट, एक तो नम्स है ना, नम्स में तो फेडरल की स्टेटमेंट्स आती हैं, लेकिन जो एमडी कैट है ना, एमडी कैट में पंजाब टेक्स्ट, तो फिर आप कैसे मैनेज करते हैं? मैं तो ज्यादा पंजाब टेक्स्ट वाला पढ़ाता हूं। हाँ जी, मैं तो ज्यादा पंजाब टेक्स्ट वाला पढ़ाता हूं। जो एमडी कैट का टेस्ट होता है, एंटी टेस्ट, उसमें ज्यादा स्टेटमेंट्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की आती हैं। ठीक है, यही तो मसला है। फिर आपको इसका मतलब दोनों बुक्स पढ़नी पड़ेंगी, पंजाब टेक्स्ट की भी और फेडरल की भी पढ़नी पड़ेगी। क्या ख्याल है? अब आपको पता है एक लेक्चर में दोनों बुक्स से कवर करना बहुत मुश्किल काम होता है, ये बात भी सबको पता है ना, क्योंकि टॉपिक्स दोनों में एक जैसे नहीं लिखे हुए, चेंज है। मैं कोशिश करता हूं मर्ज करने की, काफी आप लोगों ने भी नोट किया होगा। तो मैं मर्ज तो कर देता हूं, लेकिन इतने कम टाइम में दोनों बुक्स मर्ज नहीं हो सकती आसानी से। आपको पता है ना कि मैं पंजाब का टॉपिक फेडरल के टॉपिक के साथ मर्ज करके पढ़ाऊं, कोशिश करता हूं पूरी,
लेकिन फिर भी आपको अपनी सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा। क्या ख्याल है? समझ आ रही ना मेरी बात की कि नहीं आ रही? मुश्किल होता है। वेरी गुड। सो मुश्किल के आगे ही आसानियाँ आती हैं। खैर, आपको मैंने बता दिया आज कि आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो शुरू में आपने बताया था कि आप दोनों किस्म का टेस्ट देना चाहते हैं, एमडी कैट भी और नम्स भी। लेकिन मैं आपको क्लियर कट बता रहा हूँ कि एमडी कैट में ज़्यादा जो स्टेटमेंट्स आती हैं, इंफॉर्मेशंस आती हैं, वो पंजाब टेक्स्ट की बुक से आती हैं। सर हमारे पास फेडरल की बुक नहीं है। Apoplast pathway can take water and minerals up to what? Up to एंडोडर्मिस। बेटे बताया तो था अभी। अब मुझे आप ये बताएं, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स नहीं एंडोडर्मिस। अब मुझे ये बताएं कि पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड से किसने एफएससी की है? पंजाब बोर्ड से किसने एफएससी की है? लोअर बोर्ड, गुजराला बोर्ड, मुल्तान बोर्ड, डीजी खान बोर्ड, हाँ जी, रावलपिंडी बोर्ड, पंजाब बोर्ड। लेकिन बुक्स पंजाब टेक्स्ट हैं, ठीक है बेटी, अच्छी बात है। बावलपुर बोर्ड, मीरपुर बोर्ड। इसका मतलब मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं वो पंजाब बोर्ड से ही हैं, चंद स्टूडेंट्स जो है ना वो फेडरल बोर्ड से हैं, ठीक है। तो जो पंजाब बोर्ड वाले हैं, आपको एक मज़े की बात बता दूं कि अगर आप पंजाब बोर्ड वाले हैं तो आपको नम्स का टेस्ट देने के लिए फेडरल से तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। क्या ख्याल है सर? द साइट वेयर द मोस्ट ऑफ द अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम वेयर? बेटे रूट हेयर से होते हैं सबसे ज़्यादा, ठीक है। आपने लगता सारा कुछ मेरे से ही पूछना, बुक से नहीं कुछ भी पढ़ना। बुक से भी पढ़ लो बेटे। सईदा, क्या नाम है आपका? सईदा, कुछ बुक से भी पढ़ लिया करो। सर फेडरल की बुक्स नहीं है। सर आप मैं तंग कर रहे हैं? नहीं बेटे, तंग नहीं कर रहा मैं आपको। मैं याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि आप लोगों के पास दोनों सिलेबस हैं। सबसे पहले तो दोनों सिलेबस होने चाहिए आपके पास। एमडी कैट बोर्ड के भी सिलेबस रखें अपने पास डाउनलोड करके, और नम्स का सिलेबस भी रखें, फिर देखें कितना फ़र्क है, ठीक है। हम कोशिश तो पूरी करते हैं। हम फिर एंड पे क्या क्या करेंगे, मैंने जो प्लान बनाया है कि जिस तरह बाकी जो बड़े बड़े इदारों में होता है, जब हमारे पास ये वाला सेशन कंप्लीट हो जाएगा तो हम आखिरी कुछ दिन, 7 दिन 10 दिन में ना सिर्फ नम्स के लिए स्पेशल तैयारी करेंगे। ठीक हो गया? बात समझ आई? फेडरल की बुक्स का लिंक बेटे मुझे खुद नहीं मिल रहा, मैं आपको कैसे दे दूं? आप ना ऑनलाइन ऑर्डर करवा लें, ठीक है। एमडी गैस का टेस्ट कब तक पॉसिबल है? पता नहीं बेटे, जब हो जाएगा। हमसे फेडरल की बुक्स ले लो और फिर हमको पंजाब की बुक्स दे दो। हाँ, यही बड़ा आसान है। नम्स का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा लेंथी और बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब सा सिलेबस है। उसमें कुछ टॉपिक्स फेडरल के डाले हैं, कुछ ए लेवल्स के भी टॉपिक्स जो हैं वो डाले हुए हैं, ठीक है। तो वो बड़ा अजीब व गरीब सा जो है। तो हम बच्चों उसमें क्या करेंगे, हम एक्स्ट्रा क्लासेस लगाएंगे एंड पे, ठीक है। हर जगह ऐसा ही होता है क्योंकि दोनों को एक साथ उन टॉपिक्स को पढ़ाया जा सकता है जो दोनों में है। मैं कोशिश कर रहा हूँ वो टॉपिक सबसे पहले क्लियर कर दूं जो दोनों में है। सो पहले मैं एमडी कैट के हिसाब से चल रहा हूँ और इनमें वो पॉइंट्स एक्स्ट्रा बता देता हूँ जो नम्स के अंदर भी लिखे हुए हैं। कोशिश करता हूँ, बाकी आप बुक से पढ़ सकते हैं। लेकिन फिर भी जो नम्स के लेफ्ट ओवर टॉपिक्स होंगे वो हम एंड पे करेंगे, ठीक है। एमडी कैट का सिलेबस तो हमारा ओवरऑल ख़त्म हो जाएगा। नम्स के कुछ टॉपिक्स बच जाएंगे जो एमडी कैट में नहीं है। इसका मतलब यह है कि नम्स का सिलेबस एमडी कैट से ज़्यादा है, ठीक है। सिलेबस ख़त्म बेटे, हमारा सेशन 15 सितंबर तक है, आपको बताया था पहले ही, ठीक है। मैंने ए लेवल की भी बुक्स ले ली हैं। सो बच्चों प्लान क्या बनाया ज़रा आप लोग रिपीट कर लें। बायो के सिलेबस में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, बाकी सब्जेक्ट्स के सिलेबस में इतना डिफरेंस नहीं है एमडी कैट और नम्स के अंदर,
क्यों बच्चों, ऐसे ही है ना। बायो के सिलेबस में डिफरेंस सबसे ज्यादा है, इवन चैप्टर्स ही चेंज हुए हैं नम्स के सिलेबस के और एमडी कैट के, ऐसा है कि नहीं। सो मैंने शुरू में ये प्लान बनाया था लेकिन उस टाइम आपके साथ शेयर नहीं किया, तो अब मैं शेयर कर रहा हूँ। इतना ज़्यादा डिफरेंस है, सो इस डिफरेंस को हम लेक्चर के बीच में मर्ज करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। जी 15 सितंबर तक सिलेबस खत्म हो जाएगा। सो बच्चों ये डिफरेंस ज़्यादा है कि नहीं। जिन बच्चों ने सिलेबस देखा हुआ वो बताएं ज़रा, एमडी कैट का नम से जो डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, हम वो सारे टॉपिक्स पढ़ लेते हैं जो एमडी कैट और नम्स दोनों में कॉमन है। मैं वही करवा रहा हूँ, अभी आप लोगों ने नोट किया होगा कि मैं वो वाले टॉपिक्स करवा रहा हूँ जो दोनों में है, और कोशिश कर रहा हूँ कि आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दोनों के ज़रिए मिल जाए। नम्स वाले सिलेबस में से भी आपको इसमें मर्ज करके दे दूँ, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। सो हमें एंड पे हर इदारे की तरह एक्स्ट्रा क्लासेस स्पेशल नम्स के लिए लेनी पड़ेंगी, ठीक है। सिलेबस बेटे बता दिया 15 सितंबर तक। चलें बच्चों, अपनी बातें ना करें, किसी के मार्क्स नहीं पूछने, ठीक है। सर हसन कह रहे थे कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एमडी कैट है, पॉसिबल है, कंफर्म नहीं है। नम्स बाद में ही होगा। सो अगर एमडी कैट पहले हो जाता है सो कोई बात नहीं, हम जो नम्स के टॉपिक्स होंगे उनको बाद में कवर कर लेंगे, एमडी कैट का सिलेबस पहले खत्म कर लेंगे, ठीक है। चलें जी, बात समझ आ गई है सबको। तो हमारा प्लान क्या है, हम लोग एमडी कैट का सिलेबस पहले खत्म कर लेंगे, वो टॉपिक्स जो दोनों में कॉमन है वो हमारे क्लियर हो जाएंगे। फिर कौन से बचेंगे, नम्स वाले जो एमडी कैट में नहीं है, वो एक्स्ट्रा टॉपिक्स जो होंगे उनको हम बाद में कवर करेंगे, ठीक है। नम्स कितना लेट होता है बेटे कोई पता नहीं है, डेट पर डिपेंड करता है, यूनिवर्सिटी वालों की मर्जी, कभी पहले भी हो जाता है कभी लेट भी होता है, ठीक है। चलें, क्लियर हो गया प्लान क्या हमारा, तमाम बच्चे सुन रहे हैं ना। प्लान क्या है हमारा, हम लोग पहले वही टॉपिक्स, अभी तक मैंने जो आपको टॉपिक्स करवाए हैं, और अभी तक स्पीड बहुत कम थी, जिस लेक्चर में मैं स्पीड बढ़ाने की कोशिश करता हूँ आप लोग रोला डालना शुरू कर देते हैं। मेरे टाइम जो है ना वो ज़रूरी होता है इस चीज़ में। तो सर अगर हमारा सिलेबस ही 15 को ख़त्म होगा, उससे पहले टेस्ट नहीं, जब बेटे टेस्ट की डेट आएगी ना हम स्पीड बढ़ा लेंगे, संडेज भी लगा लेंगे, लेकिन आप फिक्र ना करें, एमडी कैट की डेट महीना पहले लाजमी आती है, सो परेशान ना हो, एमडी कैट की डेट हमेशा महीना पहले आती है। अब मैं आप लोगों को करवाने लगा हूँ एमडी कैट नम्स का जो आपका कल टेस्ट हुआ है, ठीक है। सर हमने खुद रिवीजन भी तो करनी है सिलेबस एंड होने पे, तो बच्चे स्पीड लगाने क्यों नहीं देते, टेस्ट सीरीज साथ साथ हो जाएगी आपकी, ठीक है। मेरा ख्याल है 10 सितंबर से टेस्ट सेशन शुरू हो रहा है, उसमें आप लोग भी जो है ना वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। पता नहीं आपको ऐलान कर देंगे, टेस्ट सेशन शुरू होना है अभी। चलें, तो क्या कह रहा था मैं, हाँ बेटे आपने रिवीजन भी करनी है, खुद से सेल्फ स्टडी भी करनी है, तो मुझे फिर तेज पढ़ाने दिया करें। क्यों भाई, क्यों नहीं पढ़ाने देते तेज, कोई वजह बताएगा। हम एंट्री टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं और मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाऊं ना, रोने लग जाए, सर बस करें, सर बस करें, ऐसा है कि नहीं, जरा गवाही दें, जरा 2 मिनट की बात है, फिर ख़त्म करते हैं और टेस्ट डिस्कस करते हैं, ऐसा है कि नहीं। 3-4 मरतबा मैंने ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश की, तो क्या किया आप लोगों ने, सर बॉस करें, सर ज़्यादा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, हैं सर, फिर समझ नहीं आता। मुझे एक बात बताएं, एंटी टेस्ट क्या समझने के लिए होता है? हाँ, एंटी टेस्ट समझने के लिए नहीं होता, रिवीजन के लिए होता है। आप लोग एंटी टेस्ट में समझ रहे हैं तो रिवीजन कब करेंगे? सर हर जगह स्पीड ही लगाई जाती है, इसका टाइम कम होता है, लेकिन आपके क्लास वालों स्पीड लगाने देते नहीं है, ठीक है ना। चलें अभी पूछ लेते हैं, देखते हैं कि कितने लोग मानते हैं। अगर तो मानते हैं ना फिर कल से ज्यादा पढ़ेंगे, ठीक है। आपका जितना दिल करे पढ़े। देखें ये मिट्टी छुरियां हैं, चेक कर रहे हैं, अभी कह रहे हैं जितना दिल करता पढ़ाएं,
मैं तो पढ़ा दूंगा। फिर पता क्या कर रहे होते हैं, जब लेक्चर में 10-15 मिनट रह जाते हैं, अगर ज़्यादा पढ़ ले, सर बॉस करें, ज़्यादा पढ़ा दिया बॉस करें, हैं, फिर रोने लग जाते हैं। सर आ जाती है समझ, खुद भी बाद में रीडिंग करें तो। जी बिल्कुल, खुद रीडिंग नहीं करनी। असल में आप लोग समझ रहे हैं कि हमें सारा कुछ टीचर ही गोल के पिलाए, एंटी टेस्ट में ऐसा नहीं होता, खुद पढ़ना पड़ेगा। सो बच्चों कौन कौन एग्री है स्पीड से पढ़ने पे? मैं नहीं कहती, अच्छी बात है। चले आखिरी आपसे वो क्या कहते हैं, वो ले लेना ज़रा, आपसे स्टाम्प पेपर पे लिखवा लें, कौन एग्री है कि कल से जल्दी पढ़ें, तेज तेज। हाँ देखा ना, अब एग्रीड है। अब इंशाल्लाह बेटे हम कल से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करेंगे। अब किसी ने कहना नहीं है, पहले मैंने जितनी मरतबा भी ज़्यादा पढ़ाने की कोशिश की है, सबसे आगे यही होते हैं जो आज कह रहे हैं ना एग्री एग्री एग्री, सबसे आगे यही बच्चे होते हैं, सर ना पढ़ाएं, ऐसा ना करें, फिर जो है ना चलें कल से ऐसे नहीं करें। कल से किसी ने कहा ना उसी खैर नहीं है। लेकिन मुझे पहला एमसीक्यू है, लाइट एब्जॉर्बिंग पार्ट ऑफ क्लोरोफिल इज। आप लोगों ने आंसर जो है ना वो कमेंट करने हैं। लाइट को अब्जॉर्ब कौन करता है? पोरफायरिन, वो जो हेड रीजन होता है ना वही लाइट को अब्जॉर्ब करता है, टेल लाइट को अब्जॉर्ब नहीं करती। पोरफायरिन में 4 रिंग्स होते हैं, उनको हम पायरोल कहते हैं, ठीक है। सर पढ़ाएं और कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाए, ऐसे पढ़ाएं। एक बात नोट कर लें, एंटी टेस्ट कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए नहीं बल्कि रिवीजन करने के लिए होता है, ठीक है। कॉन्सेप्ट तो एफएससी में क्लियर करवा के आना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करवा रहा हूँ, उसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है आपके सामने। दूसरा एमसीक्यू है, फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन इज NADP। NADP जो है वो फाइनली इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करता है। और अच्छा, साइक्लिक के अंदर कोई भी फाइनल एक्सेप्टर नहीं होता, क्योंकि साइक्लिक में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। देयर इज नो फाइनल एक्सेप्टर इन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन, लेकिन नॉन साइक्लिक में NADP फाइनल एक्सेप्टर है। फॉलोइंग इज कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। सबको पता है कार्बन डाइऑक्साइड को RuBP एक्सेप्ट करता है, और इस काम को कैटेलाइज कौन करता है? रेबिस्को। और रेबिस्को को हम इसीलिए कार्बोक्सिलेज कहते हैं। लेकिन सम टाइम ये फोटो रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन को कैरी करता है, एक्सेप्ट करता है, तब ये ऑक्सीजनेज बन जाता है। लेकिन यहाँ पे ये क्या है? बोलें कार्बोक्सिलेज है। फोटो रेस्पिरेशन में ये ऑक्सीजनेज है, ठीक है। द फाइनल एक्सेप्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन रेस्पिरेटरी चेन इज ऑक्सीजन। रेस्पिरेटरी चेन जो कि रेस्पिरेशन में होती है, उसमें फाइनल एक्सेप्टर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन होती है। उसके बाद 5वां एमसीक्यू है, इन अ रेस्पिरेटरी चेन ईच NADH प्रोड्यूसेस कितने ATP। सिंपल सा एमसीक्यू, अगर आप उसका एनर्जी लेवल लो करते जाएं, जो इलेक्ट्रॉन NADH से निकले हैं, सो वो 3 मरतबा ATP बनाने का काम करते हैं। उनके हाई एनर्जाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स 3 दफा ATP बनाते हैं। छठा एमसीक्यू था बच्चों, एरोबिक रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स कॉम्प्लेक्स ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज कंप्लीट और कॉम्प्लेक्सली ब्रेकडाउन होता है। पहले पायरुवेट बनता है और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाता है, साथ में कई मकामात पे एनर्जी रिलीज होती है। सो आंसर है ग्लूकोज। बाकी वाटर की जो ब्रेकडाउन है वो फोटोलाइसिस कहलाती है। 7वां एमसीक्यू है बच्चों, 7वां, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन्स विच एक्ट एज कैरियर्स इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसका आंसर है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। सो बच्चों ये 2 प्रोटीन्स का कॉम्प्लेक्स होता है। 2 प्रोटीन, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स में 2 प्रोटीन्स होती हैं, 2, इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये एक नहीं है, और वो आयरन कंटेनिंग होती है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 2 में भी एक आयरन कंटेनिंग प्रोटीन थी, वो फेरोडॉक्सिन है। उसका मेंशन है, इसका पंजाब बुक में मेंशन नहीं है। तो फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन नंबर 2 में है, लेकिन ये ऑप्शन में नहीं था। सो ऑप्शन में साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स था, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। सारा बेटे फेरोडॉक्सिन सेकंड चेन में, ये फर्स्ट चेन का पूछा। Krebs cycle oxidation takes place in the formation of
डैश विदाउट डीकार्बोक्सिलेशन। फ्यूमरेट, 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 सर ये तो पढ़े बेटे, हर चीज पढ़नी नहीं होती, हर चीज रीड भी करनी होती है बुक से। फ्यूमरेट बनते वक्त ऑक्सीडेशन तो होती है लेकिन डीकार्बोक्सिलेशन नहीं होती। डीकार्बोक्सिलेशन 2 मरतबा ही होती है जहां कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, बाकी 2 जो ऑक्सीडेशन है वो बगैर डीकार्बोक्सिलेशन के होती हैं। पहली 2 जो ये आपको हिंट दे रहा हूं, पहली 2 जो ऑक्सीडेशन हुई हैं वो डीकार्बोक्सिलेशन के साथ है, अगली 2 जो ऑक्सीडेशन है क्रब साइकिल की उसमें डीकार्बोक्सिलेशन इन्वॉल्व नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका स्पेक्ट्रम विच शोज द इफेक्टिवनेस। सबको पता है एक्शन स्पेक्ट्रम है, और जो ये बताए कि कितन को कौन सा पिगमेंट कौन सी लाइट को अब्सॉर्ब करता है, तो वो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। उसके बाद 10वां है द फॉलोइंग इज नॉट फॉर्म ड्यूरिंग नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन। एटीपी तो बनता है, NADPH बनता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से, ऑक्सीजन भी बनती है जब पानी टूटता है फोटोलाइसिस से, G3P नहीं बनता। सो बच्चों G3P किससे बनता है? फिर G3P किससे बनेगा? अगर इससे नहीं बनता तो किससे बनता है? शाबाश, G3P केल्विन साइकिल में बनता है। 11वां है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एब्सेंट इन साइक्लिक इलेक्ट्रॉन फ्लो। नॉट एब्सेंट, फोटोलाइसिस एब्सेंट होती है बिल्कुल, फॉस्फोरिलेशन नहीं, ये एब्सेंट नहीं होती बल्कि ये तो होती है, बल्कि यही तो होती है साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में, फॉस्फोरिलेशन ही तो होती है। NADP रिडक्टेज बिल्कुल नहीं है, PS2 भी काम नहीं करता। ये बाकी की 3 चीजें नॉन साइक्लिक फॉस्फोरिलेशन में होती हैं। MCQ नंबर 12 है नंबर ऑफ ATP रिक्वायर्ड टू फॉस्फोरिलेट RUP इन केल्विन साइकिल। RUP रेबोलोस फॉस्फेट, जो रेबोलोस बिस फॉस्फेट से बनता है, उनको फॉस्फोरिलेट करने के लिए 3 ATP चाहिए, क्योंकि 3 RUBP बनाने होते हैं। अगर होता 1 मॉलिक्यूल के लिए कितना चाहिए तो फिर 1 RUP होता, 1 मॉलिक्यूल होता, होते 3 है तो 3 चाहिए। हाउ मच एनर्जी प्रेजेंट इन केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ग्लूकोज। सबको पता है 2% एनर्जी जो है ना वो ATP बनाने के काम आती है। फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रेपरेटरी फेज ऑफ ग्लाइकोलाइसिस इज, जब ग्लाइकोलाइसिस शुरू होती है तो सबसे पहले जो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम है वो फॉस्फोरिलेशन करता है। याद है आपको मैंने बताया था काइनेज एंजाइम ATP के बनाने और तोड़ने से जो है ना वो लिंक करता है, फॉस्फोरिलेशन से लिंक करता है। ATP की फॉस्फोरिलेशन ADP से और सम टाइम सबस्ट्रेट की, ठीक है। ये वो फॉस्फोरिलेशन है जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है। इन क्रब साइकिल हाइड्रोजन अकर्स, हाइड्रेशन अकर्स। हाइड्रेशन मीन पानी ऐड होता है। जब बच्चों फादर यानी मदर, वो फादर मदर वाला फार्मूला बताया था ना, जब फ्यूमरेट मैलेट में कन्वर्ट होता है तो पानी ऐड होता है, यानी कि हाइड्रेशन होती है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट ATP इज फॉर्म्ड जब सक्सीनेट बनता है। बिल्कुल सही बात है, अल्फा कीटोग्लूटरेट जब सक्सीनेट बनता है तो नीचे करके ATP लिखा हुआ है वो बनता है। सक्सीनेट बनते वक्त इनडायरेक्ट ATP बनता है। क्रब साइकिल में देखें तो पता चल जाएगा। इन ग्लाइकोलाइसिस 2PG इज कन्वर्टेड टू पेप, डिहाइड्रेशन, पानी निकल जाता है। पानी निकलता है ना जब 2PG से तो पेप बनता है। और पेप से एप कैसे बनता है ये बताएं। फॉस्फो इनोल पायरुवेट से इनोल पायरुवेट कैसे बनता है, मीन पेप से एप कैसे बनता है बताओ भाई जल्दी से। शाबाश, वेरी गुड, फॉस्फेट के निकलने से। नेक्स्ट है साइटोक्रोम B इज ऑक्सीडाइज बाय इन रेस्पिरेटरी चेन। तो ये एक सीक्वेंस है BCAA3, ठीक है। तो आंसर है साइटोक्रोम C, और उसको फिर A करता है, A को A3 करता है, A3 को फिर मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन करती है। विच ऑफ द फॉलोइंग अकर्स इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ पे ऑफ फेज। रिडक्शन ऑफ 1 NAD नहीं, ऑक्सीडेशन ऑफ 2 NAD नहीं, यस रिडक्शन ऑफ 2 NAD। 2 NAD 2 NADH में कन्वर्ट हो जाते हैं। सो आंसर है रिडक्शन ऑफ 2 NAD। हाइड्रोजन को गेन करना इज कॉल्ड रिडक्शन। NAD जब हाइड्रोजन लेता है ना पे ऑफ फेज के दौरान, ऑक्सीडेटिव फेज के दौरान, तो NAD की रिडक्शन होती है और उसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है।
पैप इज कन्वर्टेड टू, ये तो मैंने बता दिया कि जब फॉस्फेट निकलता तो पैप से एप बन जाता है। एप मीन इनोल पायरुवेट, इनोल पायरुवेट। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट है पिक अप द करेक्ट वन रिलेटेड टू टेल ऑफ क्लोरोफिल। हाँ जी, टेल जो है ना क्लोरोफिल की वो कैसी होती है, कैसी होती है? हाइड्रोफिलिक नो, लाइट अब्सॉर्बिंग नो, पोरफेरिन नो। ये तीनों चीजें तो हेड के बारे में है। तो क्या बचा? हाइड्रोफोबिक, और इसका नाम होता है फाइटोल, फाइटोल C20H39। कलर ऑफ क्लोरोफिल बी इज येलो ग्रीन, कलर ऑफ क्लोरोफिल ए इज ब्लू ग्रीन, और ऑरेंज रेड और येलो ऑरेंज ये कैरोटीनॉइड्स होते हैं, आपको बताया था मैंने। When equal intensities of light are given, photosynthesis is maximum। अगर सारी लाइटों की इक्वल बराबरी मिले, मिकदार बराबर हो, तो रेड लाइट में सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस होती है। क्यों? क्योंकि रेड लाइट ज्यादा इफेक्टिव है। लेकिन चूंकि ब्लू लाइट अब्जॉर्ब ज्यादा होती है, तो इसलिए उसकी पीक ऊंची आती है। रेड अब्जॉर्ब कम होती है लेकिन इफेक्टिव ज्यादा है। इट कंटेन मोर टाइप्स ऑफ पिगमेंट मॉलिक्यूल, एंटीना कॉम्प्लेक्स। रिएक्शन सेंटर में तो सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है, याद है ना? रिएक्शन सेंटर में सिर्फ क्लोरोफिल ए होता है, क्योंकि उसने सारों से रिसीव करना है। एंटीना कॉम्प्लेक्स में जितने पिगमेंट्स हैं सबसे उसने रिसीव करने हैं लाइट को, लाइट एनर्जी को। हाउ मेनी NADH आर रिक्वायर्ड टू सिंथेसिस ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज? 1 मॉलिक्यूल में 2 ट्रायोज लगेंगी, मीन 2 G3P। एक G3P बनाने के लिए 6 NADPH चाहिए होते हैं। सो 2 G3P के लिए 12 NADPH चाहिए होंगे, तो एक ग्लूकोज बनेगा। आंसर है 12। ठीक है, 3 ग्लूकोज के लिए फिर 3 ग्लूकोज के लिए 36 फिर NADPH लगेंगे। द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन नेचर इज रबिस्को, रबिस्को, क्योंकि हर जगह पौधे हैं, जहां जहां पौधे हैं वहां रबिस्को काम कर रहे हैं। पिक अप 5 कार्बन कंपाउंड, आखिरी मिनट, पिक अप 5 कार्बन कंपाउंड। ऑक्सैलो एसीटेट, नहीं बेटे ये तो 4 कार्बन होता है। RUBP, यस ये 5 वाला है। कीटोग्लूट्रेट, ये भी 5 वाला है। तो आंसर होगा बोथ बी एंड सी। लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन, जहां पे लाइट अब्सॉर्ब होनी है ना, वो जगह कौन सी है? सबको पता है, थैलाकॉइड्स है। थैलाकॉइड्स, वहां पे मेम्ब्रेन होती है और उसमें पिगमेंट लगे होते हैं, लाइट को अब्सॉर्ब करते हैं। और जो सेकंड लास्ट है, कंपोनेंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रांसपोर्ट चेन, 3 है। नंबर 1 वो कोएंजाइम Q, नंबर 2 सीरीज ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, साइटोक्रोम्स का जो कॉम्प्लेक्स है B, C, A एंड A3, और नंबर 3 मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। 3 जो है ना वो इसके कंपोनेंट्स है। लास्ट में बच्चों विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट एक्शन स्पेक्ट्रम? एक्शन स्पेक्ट्रम के बारे में गलत किया है। इट टेल्स इफेक्टिवनेस, ये तो ठीक है। वैली इज ब्रॉड, ये गलत है, क्योंकि वैली उसकी छोटी होती है और पीक्स ब्रॉड होती हैं। पीक्स और ब्रॉड ये नहीं ठीक, बल्कि ये तो ठीक है। ये नहीं हो सकता आंसर, क्योंकि इनकरेक्ट पूछा है। इट इज इंडिकेटेड बाय कंजप्शन, ये भी ठीक है। सो आंसर होगा वैली इज ब्रॉड, क्योंकि उसकी वैली ब्रॉड नहीं होती, उसकी वैली तंग होती है। सो ये इनकरेक्ट है। सो बच्चों ये थे आपके एमसीक्यूज, जो टेक्निकल थे वो मैंने डिस्कस कर दिए, जो आसान थे वही बता दिए। इंशाल्लाह कल मिलेंगे, कल ज्यादा पढ़ेंगे। सो अपने ज्यादा पढ़ने के लिए आप ना पहले से रिवाइज करके आए एसेंट ऑफ सैप के पूरे टॉपिक को, प्लस ट्रांसपीरेशन के पूरे टॉपिक को पहले पढ़ के आएंगे ना, फिर जल्दी पढ़ पाएंगे। सो सारे बच्चे कमेंट करें कल पहले पढ़ के आएंगे इंशाल्लाह। सो कल मिलेंगे। अल्लाह हाफिज।